मध्यकालीन शिक्षा व्यवस्था के बारे में ये दूसरा भाग है। पहले भाग में हम लोगों ने देखा मकतब मदरसा क्या होता है, इसके साथ साथ प्राचीन जो शिक्षा के प्रमुख केंद्र थे जैसे नालंदा, विक्रमशिला, वल्लभी, तक्षशिला, इन सब के बारे में विस्तार से इसमें बात किया गया है। और साथ ही साथ ये भी बताया गया कि मध्यकालीन शिक्षा व्यवस्था की विशेषताएं क्या थी और उनमें कमियां क्या थी। तो आप लोग ये वीडियो जरूर देखिए। आइए इस भाग में हम लोग देखेंगे मध्यकालीन प्रमुख शिक्षा के केंद्रों के बारे में। हसन निजामी ने अपने ग्रंथ ताजुल मासिर में लिखा है कि मोहम्मद गोरी ने अजमेर में एक मदरसा स्थापित करवाया जिसे भारत का पहला मदरसा होने का गौरव प्राप्त है। बख्तियार खिलजी के शासनकाल में लखनऊ में मदरसा स्थापित होता है। इल्तुतमिश 1210 ईस्वी में गद्दी पर बैठता है। उसने अपने स्वामी मोइजुद्दीन मोहम्मद गोरी के नाम पर दिल्ली में एक मदरसा मोइजी मदरसे के नाम से स्थापित करता है और मोइजी मदरसे को में पढ़ाने के लिए मौलाना बदरुद्दीन इशाक बुखारी को उसने बुखारा से बुलवाकर नियुक्त किया था। इसके अलावा इल्तुतमिश के शासनकाल में बताया जाता है कि नासिरिया मदरसा भी स्थापित हुआ। रजिया बराबर देखरेख करती थी नासिरिया मदरसे की। प्रसिद्ध इतिहासकार मिनहाजुस सिराज भी उस मदरसे के आचार्य थे। नासिरुद्दीन महमूद के शासनकाल में दिल्ली और जालंधर में मदरसा स्थापित किया गया। मिनहाज नासिरुद्दीन महमूद के शासनकाल में भी इसके आचार्य थे। खिलजी दौर आता है यानी खिलजी वंश, तो अलाउद्दीन ने मेहरौली प्रांगण में जब आप जाएंगे तो 2-3 कब्रों का उसका आज भी मदरसा सही सलामत है, लेकिन चमगादड़ों ने उसको अपना घर बना लिया है। तो जो वहां पर बोर्ड लगा उसमें यही बताया गया है कि अलाउद्दीन खिलजी का मदरसा यानी फरिश्ता अपने ग्रंथ तारीख फरिश्ता में लिखता है कि खिलजी काल में दिल्ली में विभिन्न मदरसों में 45 शिक्षक मौजूद थे। तुगलक काल आता है। तुगलक दौर में गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद तुगलक, फिरोज शाह तुगलक स्वयं विद्वान थे। फिरोज शाह ने तो अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी फुतुहाते फिरोज शाही के नाम से। मोहम्मद तुगलक के बारे में फरिश्ता लिखता है कि उसके हरम में अरेबियन, जॉर्जियन, तुर्क, यूरोपियन, चीनी, अफगान, राजपूत, बंगाली, गुजराती, तेलंगानी और महाराष्ट्रियन स्त्रियां मौजूद थी जिनसे वह उनकी भाषा में बात कर सकता था। मतलब मोहम्मद तुगलक कितना बड़ा विद्वान था, आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं। यूरोपियन भी उनसे भी उनकी भाषा में बात कर रहा है, अफगानी है तो उसके भाषा में बोल रहा है, चीनी है तो चाइनीज में वो बोल रहा है। भाई तारीख फरिश्ता बहुत ऑथेंटिक स्रोत माना जाता है इतिहास में। फरिश्ता ने जिसे लिखा तो फरिश्ता की बात को दरकिनार नहीं किया जा सकता। 1346 ईस्वी में मोहम्मद तुगलक ने दिल्ली में एक मदरसा स्थापित करवाया। फिरोज शाह के समय बताया जाता है कि उसने 30 मदरसे स्थापित करवाए। हौज खास के पास फिरोज शाही मदरसा उसने बनवाया और उसका प्राचार्य यानी प्रिंसिपल मौलाना जलालुद्दीन रूमी को उसने अपॉइंट किया। मौलाना जलालुद्दीन रूमी के बारे में कहा जाता है कि ये बहुत बड़े विद्वान थे। कुरान 7 नियमों से पढ़ सकते थे और 14 विधाएं जानते थे। बर्नी ने इस मदरसे की प्रशंसा करते हुए लिखा है, यह मदरसा पढ़ाई के मामले में हिंदुस्तान में सबसे बेहतर मदरसा है। कौन से मदरसे के बारे में? फिरोज शाही मदरसा जो हौजे खास के पास फिरोज शाह ने बनवाया। इसके अलावा सीरी, फिरोजाबाद में भी उसने मदरसे बनवाए। फिरोज शाह के शासनकाल में हमें एक नई शिक्षा जिसको कहते हैं व्यावसायिक शिक्षा पर उसने बहुत जोर दिया। जैसे उसने कारखानों में गुलामों को लगा दिया कि इनको भी शिक्षित किया जाए। 1,80,000 गुलामों का उल्लेख मिलता है कि उसके पास मौजूद थे। और फिरोज शाह तुगलक स्वयं विद्वान था और उसने मैं बताया अभी कि उसने अपना जो है अपनी आत्मकथा लिखी जिसको फुतुहाते फिरोज शाही के नाम से जाना जाता है। जियाउद्दीन बर्नी और शम्स सिराज अफीफ दोनों ने अपना ग्रंथ लिखा इसी के शासनकाल में, इसी को समर्पित दोनों ने किया ग्रंथ। विद्वानों को ये वजीफा देता था फिरोज शाह तुगलक और निर्धन बच्चों के अध्ययन के लिए भी इसने व्यवस्था कर रखी थी। शिफा खाना के बारे में आप जानते हैं कि उसने मुफ्त इलाज के लिए
चिकित्सालयों की स्थापना करवाई थी। तो व्यवसायिक शिक्षा, तकनीकी शिक्षा पर बल देने वाला दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान फिरोज शाह तुगलक हमें दिखाई पड़ता है। सुबह उल अशा एक ग्रंथ है जिसका लेखक अल कलकाशंदी है, जिसकी मृत्यु 1418 ईस्वी में काहिरा में हुई थी। इसने लिखा है कि 1000 शिक्षण संस्थाएं और 70 अस्पताल अकेले दिल्ली में फिरोज शाह तुगलक ने बनवाए थे। सैयद काल में अगर देखा जाए, जो भारत में बहुत कम 1414 से 51 तक ईस्वी तक ये शासन रहा इनका सैयद काल, और सैयद काल में बदायूं शिक्षा का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। लोधी काल की बात करें तो आप जानते हैं कि सिकंदर लोधी 1504 ईस्वी में आगरा को राजधानी बनाया और वो शिक्षा का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। उसने यानी लोधी काल में देखा जाए तो नरवर, मथुरा और संभल में मदरसा स्थापित हुआ। शेख अब्दुल्लाह दिल्ली कॉलेज के प्राचार्य और शेख अजीजुल्लाह को संभल मदरसे का प्रधान नियुक्त किया था, यानी प्राचार्य नियुक्त किया था सिकंदर लोधी ने। सुल्तान स्वयं इनके व्याख्यान को सुनने भी जाया करता था। शेख अब्दुल्ला और शेख अजीजुल्लाह का उसने चिकित्सा शास्त्र पर उसके समय में एक महत्वपूर्ण ग्रंथ तिब ए सिकंदर शाही तैयार करने का इसने आदेश दिया, और इसके समय खुरासान से भी लोग आए विद्वान, इसमें तिब ए सिकंदर शाही में काम किया। सिकंदर लोधी पहला ऐसा शासक था दिल्ली सल्तनत में जिसने सैनिकों के लिए साहित्यिक शिक्षा अनिवार्य कर दी थी। बिल्कुल हर सैनिक को साहित्यिक शिक्षा जरूरी है। तैमूर के आक्रमण के बाद बहुत से विद्वान विभिन्न प्रांतों में चले गए, क्योंकि तैमूर दिल्ली को टारगेट किया और दिल्ली उस जमाने में मरकज था शिक्षा का। तो जब वहां दिल्ली उजड़ी, बताया जाता है दिल्ली कई बार उजड़ी, 7 बार उजड़ी और उजड़ उजड़ के वो बची है। तैमूर यानी 1398 में जब आक्रमण किया तो जो दिल्ली के विद्वान थे, शिक्षक थे, बुद्धिजीवी थे, वो दिल्ली से कटकर विभिन्न प्रांतों में चले गए। बहमनी राज्य के बारे में देख लेते हैं। अहमद शाह के शासनकाल में, जिसका शासनकाल 1422 से 35 ईस्वी तक है, उसने गुलबर्गा में एक मदरसा स्थापित किया। किसके सम्मान में? गेसु दराज के सम्मान में। इस संस्था के लिए कई नगर उसने निर्धारित कर दिए थे, नगर की आय, कि यह संस्था यानी गुलबर्गा में जो मदरसा है वो चलेगा उसी। मोहम्मद शाह का शासनकाल आता है जो 1463 से लेकर 82 तक शासन करता है। मोहम्मद शाह का वजीर महमूद गवां, उसने बीदर में एक मदरसा स्थापित कराया, बहुत बड़ा मदरसा था और उस मदरसे के पुस्तकालय में हजारों किताबें मौजूद थी। ऐसे ही मालवा के सुल्तान ने हरम की स्त्रियों को पढ़ाने के लिए शिक्षिकाओं यानी महिला शिक्षकों की नियुक्ति कर रखी थी। सुल्तान नासिर शाह के समय, जिसका शासनकाल 1282 से 1335 ईस्वी तक है, बंगाली भाषा में महाभारत का अनुवाद किया गया। किसके शासनकाल में? सुल्तान नासिर शाह के शासनकाल में। इसके बाद हम लोग मुगल काल में शिक्षा देख लेते हैं। तो मुगल वंश का फाउंडर जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर एक विद्वान व्यक्ति था। उसने सैयद अकबर अली से कहा कि वह मकतब और मदरसों का निर्माण करे भारत में। बाबर के समय मदरसों का निर्माण जो विभाग देखता था उसे कहा जाता था सूरत आम। उसके दरबार में खानदमीर और शेख जैन रवाफी जैसे विद्वान मौजूद थे। हुमायूं का शासनकाल आता है। हुमायूं के शासनकाल में कहा जाता है वह सदैव अपने साथ एक चुना हुआ पुस्तकालय लेकर चलता है। इससे पहले मैं बाबर के बारे में एक बात और बताऊं। बाबर जब भी कहीं आक्रमण करता था तो उसमें खास बात यह थी कि वो राजकोष तो लूटता ही लूटता था, लाइब्रेरी की अच्छी अच्छी किताबें भी निकलवा लेता था। तो बाबर किताबों का पढ़ने लिखने का शौक उसे था ही। मैं बताया कि हुमायूं अपने साथ एक चुना हुआ पुस्तकालय लेकर चलता था। उसने दिल्ली में एक मदरसा स्थापित करवाया। किसने? हुमायूं ने। शेख हुसैन
उसके अध्यापक थे उस जमाने में। शेर शाह के आरामगाह को उसने क्या किया, लाइब्रेरी बना दिया। किसने? हुमायूं ने। और बाद में हुमायूं के मकबरे में भी मदरसा खोला गया, वहां छात्रावास भी था, यानी विद्यार्थी भी रहते थे और शिक्षक भी रहते थे। शेरशाह के बारे में कहा जाता वो खुद भी बहुत पढ़ा लिखा था, उसने एक मदरसा नारनौल में स्थापित करवाया। अकबर स्वयं अशिक्षित था, लेकिन भारत में एक महान शासक की हैसियत रखता है। अकबर की विजयों के बारे में आपने देखा होगा, दीन इलाही, तौहीद इलाही और उसकी धार्मिक नीति के बारे में, सुलहकुल की नीति के बारे में आपने पढ़ा होगा। लेकिन ये भी जान लीजिए कि शिक्षा के क्षेत्र में उसने परंपरागत शिक्षा प्रणाली में व्यापक परिवर्तन किया। अकबर ने शिक्षा के क्षेत्र में क्या परिवर्तन किया, इसके बारे में उसका दरबारी इतिहासकार हमें बताता है, जिसका नाम अबुल फजल है। अबुल फजल लिखता है कि अकबर ने पाठ्यक्रम और नियमावली दोनों में चेंजेस। फातुल्लाह जो एक प्रमुख विद्वान थे, अल्लामा दीवानी, सदर सिराजी, मिर्जा जान की कृतियों को पाठ्यक्रम में शामिल कर दिया। अकबर की शिक्षा नीति को उस समय के बड़े विद्वान, जिसका नाम अभी मैं बताया, फातुल्लाह सिराजी, जो तकनीक के एक बड़े जानकार थे, सल्तनत काल में तकनीक की शिक्षा पर बल दिया फिरोज शाह तुगलक ने। मुगल काल में सबसे ज्यादा अगर बल दिया तकनीक की शिक्षा पर, वो एक अनपढ़ बादशाह जो भारत में अकबर महान के नाम से जाना जाता है। तो फातुल्लाह सिराजी तकनीक का बड़ा जानकार था। बंदूक और तोप के में लोहे को पकाकर उसने कहा कि उपयोग किया जाए तो यह और अच्छी मार करेगी और मजबूत रहेगी। फातुल्लाह पहले बीजापुर के अली आदिल शाह के यहाँ नौकर थे। जब अली आदिल शाह की मृत्यु हो गई तो अकबर ने अपने पास बुला लिया और उन्हें सदर के पद पर नियुक्त किया। फातुल्लाह ने कारखानों की उत्पादन क्षमता के विकास के लिए काफी प्रयास किया। फादर मासेरात और बर्नियर जब कारखाना देखते हैं मुगल काल का, तो उसकी भूरी भूरी वो प्रशंसा करते हैं। उसमें फातुल्लाह सिराजी का महत्वपूर्ण योगदान था। कभी कभी बताया जाता है कि अकबर लोहारों के पास जाकर बंदूक बनाने की कला का अध्ययन किया करता था, क्योंकि कारखाना उसने किले में लगवाया था तो आसानी से वो बैठ सकता था। आगरा फतेहपुर सीकरी में उसने मदरसे बनवाए। फतेहपुर सीकरी की बात की जाए, फतेह सलीम चिश्ती का मकबरा है बीच में, उसके चारों तरफ आप देखेंगे छोटे कमरे बने हुए हैं। उन कमरों में किसी जमाने में मौलाना अब्दुल कादिर बदायूनी, फैजी, निजामुद्दीन अहमद जैसे शिक्षक, शेख मुबारक जैसे शिक्षक शिक्षा देते थे। अकबर ने न केवल मुसलमानों की शिक्षा का ध्यान रखा, बल्कि हिंदुओं के लिए भी स्कूल खोले। अकबर ने, मैं बताया, फतेहपुर सीकरी में जो मदरसा स्थापित करवाया, उस मदरसे में मध्य एशिया तक के बच्चे आते थे पढ़ने के लिए। दिल्ली के पुराने किले के समीप अकबर की उपमाता ने खैरुल मनाजिल नाम का एक मदरसा बनवाया। अब उसके खंडहर ही बचे हुए हैं। जहांगीर स्वयं विद्वान था। उसने अपनी आत्मकथा चुजुक ए जहांगीरी फारसी भाषा में लिखी। शेख अब्दुल हक देहलवी जो एक प्रसिद्ध विद्वान थे भारत के, जहांगीर के समकालीन थे, उन्होंने अपनी किताब अखबारुल अखियार में एक मदरसे का उल्लेख किया है, जहां उन्होंने दिल्ली में शिक्षा प्राप्त की थी। उस मदरसे के बारे में अब्दुल हक देहलवी लिखते हैं कि वहां का टाइम टेबल सुबह से दोपहर तक और जोहर बाद से शाम तक वहां पढ़ाई होती थी। सुबह से दोपहर तक, यानी सुबह जब सूरज निकल आता था उसके बाद से पढ़ाई शुरू हो जाती थी, दोपहर तक पढ़ाई होती थी, और 12:30 से लेकर 1:30 बजे के बीच में जो अजान होती है उसकी नमाज के बाद से लेकर शाम तक वहां पढ़ाई होती थी। बर्नियर हमें बताता है कि जहांगीर शिक्षा के प्रति उदासीन था। जहांगीर ने आदेश दे रखा था कि जिसका कोई उत्तराधिकारी ना हो उसकी संपत्ति मदरसों और खानकाहों में व्यय किया जाए। मदरसे भी शिक्षा के केंद्र थे, खानकाह भी मैंने इससे पहले वाली वीडियो में बताया था कि शिक्षा के केंद्र थे। शाहजहां का शासनकाल आता है। शाहजहां ने दिल्ली में एक जामा मस्जिद का निर्माण करवाया। वो आज भी वहां आप जाकर देख सकते हैं।
हिंदुस्तान की बड़ी मस्जिदों में उसका नाम शुमार है। अच्छा, इस मस्जिद की नींव भी शाहजहां ने रखी थी। एल्फिंस्टन लिखते हैं कि जामा मस्जिद दिल्ली के उत्तरी रुख पर एक शिफाखाना यानी अस्पताल बनवाया था शाहजहां ने, और उसमें उस अस्पताल में मुफ्त में गरीबों का इलाज होता था, दवाएं बिल्कुल मुफ्त मिलती थी। जामा मस्जिद के दक्षिणी हिस्से में एक शाही मदरसा था जिसका निर्माण शाहजहां ने कराया। उस मदरसे का नाम एल्फिंस्टन दारुल बका बताते हैं। मौलाना सदरुद्दीन को इस मदरसे का प्राचार्य नियुक्त किया था शाहजहां ने। कहीं कहीं लिखा मिलता है कि दारुल बका नामक मदरसे की मरम्मत शाहजहां ने कराई थी। एल्फिंस्टन को माने तो वो दारुल बका का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। शाहजहां के समय गणितज्ञों ने नक्षत्रों की एक तालिका बनाई। उलुग बेग द्वारा बनाई गई जो पहले की तालिका में क्या था, ये संशोधन एक प्रकार से था। इसे कहा गया जीचे शाहजहानी, इसका नाम रखा गया जीचे शाहजहानी। थोड़ा सा नाम अटपटा है। अब अगर शाहजहां के कृपा पात्रों में देखा जाए तो चंद्रभान ने मंशात ब्राह्मण लिखा, जो उसके समय निसाब यानी सिलेबस में मदरसों के पढ़ाई जाती थी। ये किताब बहुत दिनों तक ये किताब चलती रही। उसकी पुत्री जहांआरा यानी शाहजहां की पुत्री जहांआरा ने आगरा में जामा मस्जिद से लगा एक मदरसा स्थापित करवाया था। आप जानते हैं शाहजहां का एक पुत्र दारा शिकोह था जिसने उपनिषद, भगवत गीता, योग वशिष्ठ और रामायण का फारसी अनुवाद कराया विद्वानों के माध्यम से। इसके बाद औरंगजेब का शासनकाल आता है। औरंगजेब के शासनकाल में सबसे बड़ी बात यह देखने को मिली कि फिरोज शाह तुगलक की तरह उसने अध्यापकों और विद्यार्थियों दोनों के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई। 1678 ईस्वी में औरंगजेब ने बोहरा समुदाय के लिए, बोहरा एक मुसलमानों का समुदाय है, शिया सुन्नी दोनों होते हैं, औरंगजेब ने कहा कि बोहरा समुदाय के लिए शिक्षा बिल्कुल अनिवार्य है। यानी उसने ऑर्डर निकाला कि बोहरा समुदाय के लिए शिक्षा अनिवार्य है, और उनमें क्या प्रगति हो रही है, बोहरा समुदाय के लोग कितने शिक्षित हो रहे हैं, मुझे रिपोर्ट लाकर दिखाओ। न केवल उनके लिए शिक्षा अनिवार्य की बल्कि उनकी प्रगति की रिपोर्ट भी मंगवाई। इसके अलावा औरंगजेब ने लखनऊ की हवेली लेकर दे दिया उसको मदरसा बनवाने के लिए, यानी लखनऊ में मदरसे का निर्माण भी औरंगजेब की महत्वपूर्ण भूमिका से हुआ। इसके अलावा गुजरात में उन्होंने अनेक मदरसों की मरम्मत कराया। औरंगजेब ने योग्य विद्यार्थियों को 2 रुपए प्रतिदिन स्कॉलरशिप भी दी। औरंगजेब शेख मुहिबुल्लाह इलाहाबादी की लिखी किताब तस्विया से संतुष्ट नहीं था। उसने शेख के शिष्य मोहम्मदी से उसका स्पष्टीकरण मांगा। मोहम्मदी ने उत्तर दिया कि सम्राट के इच्छा के अनुसार कार्य हम नहीं कर सकते, और दारा शिकोह यही मुहिबुल्लाह इलाहाबादी का बड़ा सम्मान करता था। और मुगल काल में व्यक्तिगत स्तर पर भी लोगों का प्रयास रहा कि लोग ज्यादा से ज्यादा शिक्षा से जुड़े। धनी लोगों ने भी मदरसा स्थापित करवाया। जैसे हिदायत बख्श मदरसे के लिए अकरमुद्दीन ने 1,24,000 रुपए उस जमाने के दिए थे। औरंगजेब ने फारसी और अरबी भाषा के रटने और व्याकरण के अध्ययन का विरोध किया। क्यों किया? क्योंकि इसमें अधिक समय नष्ट होता है, व्यर्थ में समय जाता है। उसने उर्दू भाषा के विकास में विशेष योगदान दिया। उसकी पुत्री यानी औरंगजेब की पुत्री जैबुन्निसा दिल्ली में एक बैतुल उलूम नाम का मदरसा बनवाया, जहां मध्यम वर्ग के लोग भी जाकर शिक्षा ग्रहण कर सकते थे। बहादुर शाह का शासनकाल आता है। गाजी उद्दीन खान फिरोज जंग औरंगजेब के काल में एक प्रमुख उमरा थे। बहादुर शाह के समय उन्होंने अजमेरी दरवाजे के पास एक मदरसा बनवाया। ऐसे ही कई मदरसे बहादुर शाह के समय दिल्ली में स्थापित किए गए। शाह भारत पर आक्रमण किया तो जितनी नायाब किताबें पाया वो लेकर ईरान चला गया। मध्यकालीन शिक्षा व्यवस्था
ने उस समय के सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक परिवेश था उसको बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। ये रहा पूरा मध्यकालीन शिक्षा व्यवस्था के बारे में।